बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इंग्लिश के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो कि आपके अक्टूबर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। देखो, टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन है वो 3 है। कौन कौन से? एक है रीडिंग यानी कि सेक्शन ए, राइटिंग यानी कि सेक्शन बी, लिटरेचर यानी कि सेक्शन नंबर सी। तो अब यहाँ पे सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं। पार्ट वन जो रहेगा यानी कि इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और जो पार्ट नंबर 2 रहेगा उसमें हम आपका जो सेक्शन सी है लिटरेचर इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे पार्ट 2 बनेगा यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लेना, या फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उसे देख सकते हो। सिंपल तरीका ये है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन ए हो जाता है स्टार्ट। सेक्शन ए रहेगा हमारा 20 मार्क्स का, जिसमें पहला है रीडिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ पे 1 into 10 यानी कि 1 मार्क्स से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये है हमारा इस तरीके से एक पैसेज। अब इस संबंध में कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है पैसेज वाला ये, और सेकंड जो क्वेश्चन है केस बेस्ड पैसेज वाला, इस क्वेश्चन को करेंगे हम वीडियो के एंड में। पहले हम सेक्शन नंबर बी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी आ जाता है हमारा, यहां से हो जाता है स्टार्ट। तो सेक्शन बी भी रहेगा हमारे कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस आपको दिखा देता हूं। अगर आपको सिलेबस देखा होगा आपने तो पता होगा सिलेबस में दो चीजें हैं, दो नहीं बल्कि तीन है बेसिकली। एक है नोटिस, एक है लेटर, और लेटर भी किस आधार पे है? जॉब विद बायोडाटा। और तीसरा है आर्टिकल। ये तीन चीजें आपके एग्जाम में आनी है, तो वही तीनों ही चीजें आपकी यहाँ पे ली गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड है अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। देखिए पहला क्या है, यू आर इन चार्ज ऑफ कल्चर क्लब APVV नंद नगरी दिल्ली, drafted notice for your school notice board inviting student to participate in the singing competition sign as a अमन एंड कार्तिका। यानी कि आप एक इंचार्ज हैं कल्चर क्लब के APV स्कूल के। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगिंग कंपटीशन जो है वो रखा गया है, तो इस संबंध में आपको स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना है। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर लिखते हैं। तो देखो नोटिस लिखने का पहले तो आप बेसिक सा फॉर्मेट समझ लो कि सबसे पहले तो आपको टॉप पे क्या लिखना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लिखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिख दी, यहाँ पे लिखी संस्था, उसके बाद नीचे नोटिस। अब देखो कई बच्चे मुझसे क्या कहते हैं कि ये बता दो कि जो हम ये नोटिस लिखते हैं इसमें पहले डेट लिखें या पहले हम अपना टॉपिक लिखें। तो देखो इसको लेके कोई परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है। आप चाहे तो नोटिस के बाद सीधा डेट भी लिख सकते हो, या फिर नोटिस के बाद या आप अपना जो है ये भी लिख सकते हो, टॉपिक भी, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपना डेट वेन्यू लिखना होता है, टाइटल बॉडी, इवेंट डेट, टाइमिंग्स, वेन्यू, चीफ गेस्ट वगैरह ये होते हैं तो वो लिखना होता है। फिर आपको अपना नाम और आप किस पोजीशन पे हैं वो पोजीशन लिखनी होती है। तो इसी संबंध में इस क्वेश्चन के आंसर को समझिए कि APVV नंद नगरी स्कूल दिल्ली, नोटिस 11 अक्टूबर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं वैसे तो आज तो 10 अक्टूबर है, हाँ 11 अक्टूबर मैंने लिख दिया है, सिंगिंग कंपटीशन, ये है हमारा नोटिस। अब एक बेसिक सी लाइन आप सभी कॉपी कर सकते हो, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यानी कि जितने बच्चे आप इसे देख रहे हैं उन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है दैट एंड सिंगिंग, यहाँ पे ई आना चाहिए था या फिर ए आना चाहिए था, एन नहीं आना चाहिए था। हाँ, ए सिंगिंग कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 25 अक्टूबर 2022 10 AM इन स्कूल ऑडिटोरियम। देखा आपने एक साथ कितने टॉपिक कवर हुए। एक तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, और फिर डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये क्या कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखा आपने इवेंट भी कवर हो गया, डेट, टाइमिंग एंड वेन्यू सारे कवर हो गए। अब बचा क्या है, बस दो तीन चीजें और बची हैं कि द विनर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर जोनल लेवल, इंटरेस्टेड स्टूडेंट may give their names to understand for participation latest by 15th अक्टूबर अगस्त। अक्टूबर अगस्त नहीं यार, एक ही लिखना था ना, 15 अक्टूबर 2022, ठीक है ना, एक ही मंथ लिखना है आपको।
तो इस तरीके से आप अपना नोटिस यहाँ पे लिख दोगे। और आप हो कौन, तो आप अमन है या कार्तिका है, इंचार्ज हैं कल्चरल क्लब के। सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मेट है नोटिस लिखने का, बहुत ही सिंपल सा है, लिख दिया हमने। अब इसी तरीके से एक दूसरा नोटिस भी है कि एज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग बुडिंग क्रिकेटर्स टू अटेंड ट्रायल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ अंडर 20 स्कूल टीम। यानी कि अंडर 20 स्कूल टीम के लिए एक क्रिकेट के लिए जो आपको एक क्रिकेटर्स के लिए ट्रायल्स लेना है सिलेक्शन के लिए, उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। तो चलिए लिखते हैं भाई, नाम तो दिया नहीं गया है तो नाम हमने अपनी तरफ से लिख दिया ABCD स्कूल नोटिस, और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया है डेट। और हमारा टॉपिक क्या है, तो क्रिकेट ट्रायल्स फॉर अंडर 20 स्कूल टीम, क्रिकेट ट्रायल्स फॉर अंडर 20 स्कूल टीम्स, ये हमारा टॉपिक है। अब देखो सिंपल सा वही, अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये केवल किन के लिए होगी, क्रिकेट वाले बच्चों के लिए होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दिस इज टू इन्फॉर्म टू आवर क्रिकेट प्लेयर्स, यानी कि हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स के साथी हैं उनके लिए ये नोटिस है दैट सिलेक्शन ऑफ schools teams will be made on 20 October 2022 between 10 a.m. to 5 p.m. in school playground. Budding players who wish to be in the school team must attend the trials with complete cricket kits। यानी कि देखो हमारे स्कूल की तरफ से एक क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का सिलेक्शन किया जाएगा, कब, 20 अक्टूबर 2022 को 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे के बीच में। और कहाँ पे होगा, प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने क्रिकेट किट के साथ में यहाँ पे आ सकते हैं। इन ऑल 20 प्लेयर्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ईच टीम प्योरली ऑन बेसिस ऑफ देयर ऑल राउंड परफॉर्मेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कुल मिलाकर 20 खिलाड़ियों को उनके सर्वांगीण प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक टीम के लिए चुना जाएगा। फिर यहाँ पे आप हैं कौन, तो अंकुर शर्मा है और आपका नाम है स्पोर्ट्स, मतलब आपका जो पद है वो क्या है, वो है स्पोर्ट कैप्टन। ठीक है, कंप्लीट होगा ये वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड रहेगा वो है आपका नोटिस पर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड रहेगा आपका नोटिस बेस पे, जो कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बेसिकली किस संबंध में होगा, ये है आपका एक लेटर, और लेटर किस संबंध में है, लेटर फॉर जॉब विद बायोडाटा। ठीक है ना, तो देखिए, यू आर रीमा प्रेम, रेजिडेंट N179 विश्वजीत पार्क, तमिलनाडु। यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन अ पेपर। ठीक है, क्या है, सिचुएशन वैकेंट की है। वांटेड ए यंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, वर्क एज ए टीजीटी गेस्ट टीचर। तो कौन सी पोस्ट है, टीजीटी गेस्ट टीचर हिंदी एट कुमसुम केंद्रीय विद्यालय। कहां पर है, कौन सा विद्यालय है, कुमसुम केंद्रीय विद्यालय, तमिलनाडु। कॉन्टैक्ट वाइस प्रिंसिपल अलोंग विद योर कंप्लीट सीवी विद इन 10 डेज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली देखो, अब बहुत सी चीजें आपको यहीं से मिल जाएगी। क्या क्या, आपका पद क्या है, टीजीटी गेस्ट हिंदी टीचर। आपको किस, कहां पे, कहां के लिए अप्लाई करना है, तो कुमसुम केंद्रीय विद्यालय तमिलनाडु में। किसको कांटेक्ट करना है, वाइस प्रिंसिपल को, और कितने दिन में, 10 दिन में। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट कर देंगे, N179 विश्वजीत पार्क तमिलनाडु। ये क्या है, ये है रिसीवर, सॉरी, सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये है सेंडर एड्रेस। उसके बाद आपने लिख दी यहाँ पे डेट, और डेट लिखने के बाद फिर होता है रिसीवर का एड्रेस, कि जहां पे आप ये जिसको भेज रहे हो, ठीक है, जिसको भेज रहे हो उसका क्या एड्रेस है। ठीक है, तो जहां पे हम रहते हैं वो एड्रेस ये है, और जिसको भेज रहे हैं वो एड्रेस ये है, और डेट हमारी ये है। सिंपल सा है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टीजीटी हिंदी गेस्ट टीचर। तो टीजीटी हिंदी गेस्ट टीचर के लिए एप्लीकेशन लिखना है उसके पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप देखो एक बेसिक सा फॉर्मेट में आपको समझा देता हूं यहाँ पे, कि जब भी आपको कोई सा भी लिखना हो ये लेटर, तो कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे हाँ, अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यू आर करिश्मा स्वाति फ्रॉम S19
Kapoor Vihar, Delhi. You have come across on advertisement and National Daily for requirement for editor by Radio 1 West Delhi. Apply response to this advertisement giving your biodata, detailed biodata. Basically आपको एडिटर के लिए एडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सिंपल सा। तो आप देखो कोई सा भी लेटर हो, जॉब लेटर में कोई सी भी पोस्ट का हो, आपको क्या करना है, ये एड्रेस तो आप सभी को मिल जाएगा, सब्जेक्ट वगैरह आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लाइन यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ, जैसे कि यहां से लेके ये जो बॉक्स मैंने इतना खींचा, इस बॉक्स में आपको केवल 2 चीजें चेंज करनी है, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं करना है आपके एग्जाम के लिए। क्या क्या देखो, सबसे पहले तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 07/2022 अक्टूबर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी गेस्ट टीचर आई हैड ऑफर्ड माय कैंडिडेट फॉर दिस सेम, यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट था हिंदुस्तान टाइम्स में, जो कि 7 अक्टूबर 2022 को दिया गया था, तो और पोस्ट कौन सी थी, टीजीटी हिंदी गेस्ट टीचर। तो इसके लिए मैं अपने आप को प्रदर्शित करता हूं, आई पोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह की वो सब है मेरे पास। आई वांट टू जॉइन योर होटल्स टू फुलफिल यूटिलाइज माय पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे होटल्स की बात नहीं है, यहाँ पे किसकी बात है, स्कूल की बात है, ठीक है, यहाँ पे है स्कूल की बात। तो वही मैं बता रहा था कि कुछ कुछ चीजें आपको चेंज करनी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माय ड्यूटीज duties at 1 week's notice if appointed. I am enclosing my detailed resume और my pursuant. तो देखो ये इतना जो पूरा का पूरा भाग है, ये है बेसिकली इंट्रो। अब इस इंट्रो में आपको क्या करना है, बस 2 चीजें चेंज करनी है। क्या, एक तो आपकी पोस्ट चेंज कर देनी है आपको। पोस्ट क्या है, चाहे पोस्ट आपकी किसी इंजीनियर की हो, कंप्यूटर की हो, किसी भी अदर चीज की हो, वो पोस्ट लिख देंगे। उसके बाद जो आपकी संस्था है वो आप यहाँ पे संस्था चेंज कर देना, होटल से, स्कूल से, कंपनी है या कुछ और है वो लिख दोगे। बस इन दोनों के अलावा इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है और पूरा का पूरा आप जॉब लेटर में एज इट इज से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखोगे आप थैंक यू रीमा या प्रेमम, एनक्लोजर में क्या है, डिटेल रिज्यूमे। तो रिज्यूम में क्या क्या लिखते हैं हम, अपना नाम, फादर का नाम, एज, हॉबीज, लैंग्वेज एंड नेशनलिटी। अब यहाँ पे हॉबीज ना थोड़ी सी याद रखना, टॉपिक के संबंध में लिखना। जैसे कि टीचर का है तो हमने क्या लिखा है, रीडिंग, डिबेट, नेट सफरिंग, ये सभी लिख दिया है। उसके बाद और लैंग्वेजेस ये सभी तो है बेसिकली। अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये बहुत मायने रखती हैं। जो टॉपिक है आपका उस संबंध में आपको कम से कम 2 क्वालिफिकेशन तो लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टीजीटी हिंदी टीचर की बात की गई है, तो यहाँ पे हमने देखो क्लास 10th एंड 12th की तो बात कर ही ली है कि क्लास 10th किया है सीबीएसई आरबीएसई से 90% के साथ में 2014 में, क्लास 12 किया है सीबीएसई आरबीएसई से 95% 2016 में। उसके बाद ग्रेजुएशन की है विद हिंदी ऑनर्स, किससे की है, सोल एनसीबी रेया रेगुलर 98 से 2019 में। फिर एमए विद हिंदी ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हिंदी तमिलनाडु 95% 2019 से 2021, 3 साल के बीच में। तो ये देखो क्लास 10th एंड 12th ये तो आप हर एक में लिख दोगे। अब ये जो 2 आपकी क्वालिफिकेशंस हैं ये आपको टॉपिक के संबंध में लिखनी होगी। टीजीटी हिंदी की बात हुई है तो हिंदी के संबंध में हो गई, अगर इंग्लिश की बात होती तो इंग्लिश ऑनर कहा जाता, पॉलिटिकल ऑनर्स तो पॉलिटिकल, अगर यहाँ पे किसी होटल रिसेप्शन की बात आती तो यहाँ पे हम ह्यूमैनिटीज की बात कर लेते, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स की बात कर लेते, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस भी आपके मायने रखती हैं, 2 क्वालिफिकेशन कम से कम किस संबंध में, आपके टॉपिक के संबंध। अब यहाँ पे कुछ और चीजें आ जाती हैं, जैसे कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स ऑफ एप्टेक विद फर्स्ट डिवीजन ये आ सकता है, और भी यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारी हैं। एक्सपीरियंस क्या है, तो वर्कड एज ए हिंदी गेस्ट टीचर एबीसी स्कूल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल का यहाँ पे जो से एक्सपीरियंस है। सैलरी क्या रखोगे भाई, तो नेगोशिएबल है। रेफरेंसेस, 2 व्यक्तियों का रेफरेंसेस लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर सीमा अग्रवाल प्रिंसिपल है एबीसीडी स्कूल तमिलनाडु की, और मिस्टर सिद्धार्थ कुमार वाइस प्रिंसिपल हैं एबीसीडी स्कूल तमिलनाडु की, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इस तरीके से अपना जो ये जॉब लेटर है इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है वो आपको समझा दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आप बस अपनी पोस्ट को चेंज कर देना और जो चीज है उसको, जैसे कि
यहाँ पे पोस्ट क्या है, हमारी पोस्ट है एडिटर की, और किस में है, रेडियो 1 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टीजीटी हिंदी की वजह क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडिटर लिख देंगे। ठीक है, EDI है ना बेसिकली, हाँ, EDITOR, ठीक है ना, एडिटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी संस्था थी वो क्या है, रेडियो 1 है, यहाँ पे रेडियो 1, बाकी का पूरा यही एज इट इज कॉपी मार लो। फिर बस आपको एक चीज और चेंज कर देनी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको एडिटर के बारे में लिखनी है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह हो गए, मैनेजमेंट वगैरह, इन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। अब ये क्या है, ये है आपका एक आर्टिकल। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 3 ही टॉपिक है आपके, नोटिस, लेटर, आर्टिकल। तो आर्टिकल को देखते हैं भाई। We talk about gender equality in India in all forms, but when we go in interior areas or even in city, we find discrimination against women everywhere. You are Shivani or 12th class, write an article discrimination against women India. यानी कि आपको सिंपल सा क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है किस संबंध में, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिया, यानी कि इंडिया में महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन वाली ये प्रथा चल रही है, इसके बारे में आपको समझाना है, इस भेदभाव के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा जो आपको आर्टिकल लिखना है वो है मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, समझ गए, कितने वर्ड में लिखना है आपको, 150 से 200 वर्ड्स में। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। आप शिवा हैं या शिवानी, बाय इस करके इस तरीके से लिख देंगे। तो आर्टिकल में सबसे पहले आपका टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद इस तरीके से जिस जो लिख रहा है वो आ जाएगा। तो अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं और पूरा का पूरा आर्टिकल समझते हैं। देखो, इट इज pity that in a country like India where women are said to worship the birth of a girl child is not welcomed. That means ये अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को पूजा करने के लिए कहा जाता है, वहां लड़की का जो जन्म है वो उसके लिए खुशी नहीं मनाई जाती है। The discrimination starts even before the girl child is born and injustice is meted out of them to क्या है ये, चौवनिस्टिक वर्ल्ड इन मैनी डिग्रीज। दैट मीन्स कि भेदभाव बालिकाओं के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और इस अराजकता भरी दुनिया में उनके साथ कई तरीके के अन्याय देखने को मिलते हैं। सर्टेन वर्चुअल प्रैक्टिसेस लाइव फीमेल पोर्ट्रेट थ्रू लाइट ऑन आवर एटीट्यूड। दैट मीन्स कि कुछ क्रूर प्रथाएं हैं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या हो गई, ये सभी हमारे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। द गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी ए एबिलिटी। क्या मतलब है इसका, हाँ समझ गया, इसका मतलब है कि जो लड़की वगैरह है इनको विशेष अधिकार वगैरह भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, शी डज नॉट एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ ए बॉय, यानी कि इन्हें एक लड़के की तरह, इनका जैसे लड़का एक जन्म लेता है ना वैसे खुशी मनाई जाती है, तो इनकी उस तरीके से खुशी भी नहीं मनाई जाती इनके जन्म पे। सी इज डिनाइड द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि उन्हें पूरी तरह की शिक्षा भी नहीं दी जाती है। द डॉरी सिस्टम हंट्स द पेरेंट्स एंड द harassment she is subjected to at the in law after falls her commits suicide. Working women are physically, verbally, mentally abused. That means कि दहेज प्रथा जब ये जो है वो माता पिता को सताती है और ससुराल में उस महिला उस लड़की को भी प्रताड़ित करती है, वह अक्सर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस संबंध में कामकाजी महिलाओं को शारीरिक तौर पे, मौखिक तौर पे या मानसिक तौर पे उनके पति, उनके पिता जो है वो हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। दे आर डिवाइडेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, यानी कि उनके विकास के स्तरों को विभाजित कर दिया जाता है। The social evils like dowry system, honor killing, human trafficking, etc. take great toll on women, be in mother, sister, wife, daughter, or even grandmother. That is means कि दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, मानव तस्करी, ये सभी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो बहुत ही भारी मात्रा में फैलती जा रही हैं।
फिर चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी, बेटी या दादी क्यों ना हो, सभी के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। व्हाट मीन्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस only can empower women to fight for their rights. It is also their responsibility responsibility of educate society to work for the cause of women. That is mean कि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता जब हम महिलाओं को देंगे, उनको अधिकार देंगे, तभी वो अपने इन भेदभाव के प्रति लड़ पाएंगे। शिक्षा समाज का ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि वे महिलाओं के हित के लिए कार्य करें, और महिलाओं को शिक्षा मिलेगी तो सिंपल सी बात है वो इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। प्रॉपर लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एग्जाम्पलरी विल बी ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस। दैट मीन्स कि उचित कानून बनाकर उनको लागू करके लोगों में जागरूकता फैला के और सकारात्मक ये जो सोच है उसको फैलाओ, जो कुप्रथाएं हैं उन पर रोक लगा के महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाता है। कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, लेट शी नॉट बी वर्शिप्ड बट लेट हर अलाइव, यानी कि मैंने बेसिकली उनकी पूजा बेशक से ना करो बट उन्हें कम से कम जिंदा तो रहने दो, जीवित रहने दो। लेट अस हेल्प हर लाइफ इन अ बेटर डेवलप्ड सोसाइटी, यानी कि इनके लिए एक अच्छे समाज की स्थापना की जाए। अब एक चीज आप कहोगे कि सर अगर ये 10 मार्क्स का आएगा तो क्या हम बस इतना ही लिखेंगे? बेसिकली देखो आपके 150 से 200 वर्ड तो इतने में हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसे और बड़ा करना तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो इसे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था कि मेक इन इंडिया एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट intends to create employment for the youth of India and help brings best practices to Indian business. Write an article about 150-20 word for a business magazine in impact of create employment for the youth of India. You are उमेश एंड उमा। तो मेक इन इंडिया के ऊपर में लिखना है, तो सिंपल सी बात है, मेक इन इंडिया के ऊपर ये सारे पॉइंट लिख दोगे। वैसे भी मैंने इसे आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, एक बार दोबारा समझा देता हूं। मेक इन इंडिया बाय उमेश एंड उमा। मेक इन इंडिया इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव मोर इंसेंटिव टू बिजनेस टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन शोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेक इन इंडिया जो है वो भारतीय तटों के समान निर्माण के लिए व्यापार और साथ ही साथ उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए बात कही गई है। और किस संबंध में? ये इंडिया और अन्य विदेशी लोगों के लिए, और साथ ही साथ जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके लिए। तो योर बिजनेसेस टू सेट शॉप इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू कट एक्सेसिव फॉर्मेलिटी एंड रूटीन व्हिच इन्वॉल्व सेटिंग्स बिजनेस इन इंडिया। दैट मीन्स कि व्यवसायों को भारत में दुकान स्थापित करने के लिए, लुभाने के लिए भारत सरकार ने अत्यधिक औपचारिकता जो है, जितनी औपचारिकताएं होती है उन सभी की कटौती की है और सिंपल सा वे रख दिया कि आओ और अपना व्यापार करो, कंपनी लगाओ, ठीक है। इसके गोल्स क्या हैं? तो गोल्स ये हैं कि मेक इन इंडिया इंटेंड्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया टू हेल्प ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंडिया बिजनेस। द इनिशिएटिव आल्सो एम्स एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। दैट इज मीन मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत के युवाओं को रोजगार सृजित करना है और भारत में व्यापार को और अधिक बढ़ाना था। पहला उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण को प्रभाव को कम करना, अर्थात उच्च गुणवत्ता वाले जो पदार्थ हैं वो लोगों तक पहुंचाओ, वस्तुओं को बचाओ और पर्यावरण को नुकसानों से बचाओ। द इनिशिएटिव होप्स टू अट्रैक्ट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ लेंगे। देन इसका मतलब क्या बेसिकली? तो इस वजह से क्या हुआ, मेक इन इंडिया की वजह से भारत में पूंजी और तकनीक का और विदेशी जो निवेश था वो बहुत तेजी से आकर्षित होने लगा। Impact. Already we observed that India's rank in ease in doing business has improved. Further, manufacturing sector has been and upsurging with key sectors such as defense seeing participation from foreign visitors. That means कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इज इन डूइंग बिजनेस में, यानी कि इस बिजनेस के रैंक में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। इसके अलावा विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेशक जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पे भाग लेते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं और विदेशी मामले भी विकसित हो रहे हैं। देन मेक इन इंडिया सक्सेस
लाइज इन मेकिंग स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप फोस्टर। दैट मीन्स मेक इन इंडिया छोटे और जो मझोले तरह के उद्योगों उनको भी बढ़ावा देता है। थस दैट मीन्स कि इस प्रकार मेक इन इंडिया शुड नॉट ओनली फोकस ऑन बीइंग बिजनेस बट ऑल्सो to neglected small and medium enterprises so that rural India can reap the benefit as much the developed parts of India. That means कि मेक इन इंडिया ना केवल बड़े बड़े व्यवसाय बल्कि बड़े व्यवसाय के साथ साथ जो छोटे व्यवसाय हैं उन पर भी अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करता है ताकि ग्रामीण भारत जो है उसमें से जितने छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके, गांव का विकास किया जा सके। फर्दर इसके अलावा domestic business must be protected from big multinational chains so that the equitable growth is ensured at all fronts। यानी कि सकल घरेलू और सकल घरेलू छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से संरक्षित किया जाने चाहिए ताकि ये भी अपना विकास कर सके जब भी कंपटीशन वगैरह की बात उठे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के संबंध में ये आर्टिकल आप लिख दोगे तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। एक आर्टिकल किसके संबंध में था? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑफ इंडिया इस संबंध में, और दूसरा था मेक इन इंडिया के इंपैक्ट एंड इसके कारण अपनाए इसके प्रभाव और इसके इंपैक्ट सारी चीजें के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर बी इज नाउ कंप्लीटेड जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? थर्ड बेसिकली था हमारा नोटिस। ठीक है, नोटिस था और इस नोटिस को हमने समझ लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने नोटिस समझ लिया था 5 मार्क्स का और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया था। और फिर यहाँ पे था हमारा अगला क्वेश्चन जो कि था बेसिकली जॉब लेटर, और जॉब लेटर कैसे लिखना है पूरी तरीके से समझा दिया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उसके बाद फिर यहाँ पे था हमारी आर्टिकल लिखना, आर्टिकल कैसे लिखना ये मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, आई होप आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और मतलब ये पैसेज है बेसिकली। तो इस पैसेज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्या क्या रहो, अगर आप पढ़ना चाहो तो इजीली पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम सीधे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग of the passage answer the question given you। पहला है which trait is lacking in the youth that the dexterous with the modern devices। तो बेसिकली आधुनिक उपकरणों में निपुण युवाओं में किस गुण की कमी होती है? तो किस गुण की कमी होती है? फोरसाइट यानी कि दूर तक सोच रखने की कमी होती है। दूसरा क्या है? Which category of youth support the view that man's growth lies his identification with cosmos। That means कि युवाओं का ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस विचार का समर्थन करता है कि मनुष्य का जो विकास है वो ब्रह्मांड के साथ उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो वो विचार है that which supports sustainable development, यानी कि जो सतत विकास का समर्थन करता है, वही कहता है कि ब्रह्मांड के साथ में मनुष्य का विकास होता है। तीसरा, फॉलोइंग ऑप्शंस क्या है? एक्यूरेटली डिस्क्राइब द थर्ड कैटेगरी ऑफ यूथ। तो कौन कौन सी इसमें से थर्ड कैटेगरीज हैं उस संबंध में यहाँ पे कौन सा राइट बैठता है ये समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सेकंड है थॉटफुल एंड ऑब्जर्वेंट, दैट मीन्स कि विचारशील और चौकस, प्रॉब्लम सॉल्व और केयरिंग, दैट मीन्स समस्या समाधान करने वाले और देखभाल करने वाले। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। फोर्थ देखिए, द थॉटफुल क्लास ऑफ पीपल वांट्स कोऑपरेशन बिटवीन डैश। बेसिकली जो लोगों का एक विचारशील वर्ग डैश के बीच सहयोग बढ़ाता है। तो किसके बीच के? मनुष्य से मनुष्य के बीच में एक सहयोग बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद ई क्या है कि विच टू categories of youth need to be shown the right path to help them channelize their energy। That means कि युवाओं की किन दो श्रेणियों को उनकी ऊर्जा की सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करती है, करने की आवश्यकता है बेसिकली। तो किन्हें?
फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के जो युवा वर्ग होते हैं, इनको हमें बेसिकली मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। छठा देखिए, छठा है पांचवा है, अच्छा पांचवा तो हो गया, छठा है, एज पर द वैदिक फॉर्मूला man's fullest flowering and infold क्या है, infoldment lies in the opposition of cosmos। नहीं, इन दी डैश, ये डैश आ गया यहाँ पे। अब ये छठे में देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन विद द कॉस्मोस, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वैदिक सूत्र के अनुसार मनुष्य का पूर्णतः पुष्पन और परिवर्तन किससे होता है? तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मांड के पहचान के संबंध में। ठीक है। सातवां देखिए, मॉडर्न यूथ कैन बी डिवाइडेड इन डैश कैटेगरीज, तो किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं? 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है। आठवां, हाउ डज the क्या है, dissatisfied youth express itself, यानी कि बेसिकली वह बंदा जो असंतुष्ट हो वो खुद को कैसे व्यक्त करता है? तो सिंपल सी बात है, वो ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स कि राजनीतिक विरोध में शामिल होके, ठीक है, साथ ही साथ जो गलत काम है इनमें लिप्त हो जाता है एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपने जो डिससेटिस्फाइड वाला ये जो उसके अंदर भावना होती है इसको एक्सप्रेस करता है। नौवां देखिए क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एज सेम इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट का सेम मीन क्या है पैरा नंबर 5 में, दैट इज वितल, ए राइट है। Which of the following options accurately describe the second category of stage, secondary category of youth? तो सेकंड जो कैटेगरी है यूथ की, उस संबंध में कौन सा यहाँ पे राइट बैठता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे राइट के संबंध में, तो लेस प्रिविलेज्ड एंड लेस स्किलफुल, एंड उसके बाद है हमारा ये हाँ, मे रिजॉर्ट टू अनजस्ट वेज एंड कैन बी इंसेक्ट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कम विशेषाधिकार प्राप्त और कम कुशल होते हैं, अन्यायपूर्ण तरीकों का सहारा ले सकते हैं और स्थापना के खिलाफ भी इन्हें उकसाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर ए यानी कि एक जो हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया, हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें केस के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये पहला है। चलिए समझते हैं केस के बेस पे आधार पे। तो ये दिया हुआ है इस तरीके से, पैसेज 1 है, उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है एक इमेज दी गई है। अब इमेज के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद सेंटेंस दिए गए हैं, फिर एक और इमेज दी गई है। तो केस आधारित भी है और पिक्चर आधारित भी एक तरीके से। ठीक है। अब समझिए इसके क्वेश्चन आंसर को। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन यू। तो आंसर के मतलब क्वेश्चन का आंसर करना बेसिकली। चलिए करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। पहला देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेज वन ऑफ द रीजन फॉर द रिसेंट, यानी कि रिसेंट में जो एक मार्ग के अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, उस पैसेज के अनुसार क्या रीजन है ये समझाना है। तो कारणों में से कोई एक है, तो क्या कारण है इस संबंध में? वो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की साधारण से उपलब्धि होना। सेकंड, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से जो सही नहीं लगता है उस बारे में आपको चॉइस मतलब उसे चूज करना है। ठीक है। पहला देखिए क्या है कि इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कैन ओनली कंप्लेंट फेमिलियर मेथड्स ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स कि ये तो हमारा ठीक नहीं होगा, नहीं है। तो जो सही है हम उसे समझ लेते हैं। तो सही इसमें पहला ये है कि नेट बेस्ड लर्निंग विल रिप्लेस फेस टू फेस एजुकेशन। ठीक है, ये गलत है। सेकंड, द रिसोर्सेज दैट नेट प्रोवाइड्स आर डेंजर टू एजुकेशन सिस्टम। दैट इज आल्सो फॉल्स। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज। थर्ड देखिए, द वर्ड ट्रिमेंडस एंड यूज्ड पैराग्राफ नंबर थर्ड मीन्स द सेम एज। जो ये ट्रिमेंडस शब्द यूज किया गया, इसका सेकंड जो शब्द है वो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये क्या है, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, एकदम मजेदार। तो इसे हम इनक्रेडिबल भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कि एक अविश्वसनीय घटना इस संबंध में। चौथा देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल चार्ट इन द पैसेज चॉइस द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट द
depiction of internet used for work and less for once a month। पैसेज के अकॉर्डिंग हमें समझाना है। बेसिकली देखो यहाँ पे ये इमेजेस दी गई हैं। अब इन इमेजेस में से कौन सी आपको लगती है कि सही हो सकती है, वो आपको समझानी है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाली जो इमेज है, वर्क एंड छुट्टी, काम और छुट्टी, तो ऑप्शन डी हमारी डी राइट हो जाएगा, इमेज नंबर थर्ड। ठीक है। पांचवी देखिए, डैश बट इट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली एंड क्रिटिकली। द आइडिया ऑफ बीइंग केयरफुल एंड क्रिटिकल व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट इज मेनली रेफर्स टू। दैट मीन्स कि पैसे ये जो आप देख रहे हो कि लेकिन इसका उपयोग सावधानी से और आलोचनात्मक रूप से किया जाना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधान और आलोचनात्मक होने का विचार मुख्य रूप से किस संदर्भ में है? तो ये संबंध में है प्लेगियरिज्म। दैट मीन्स कि आप भी जब कभी इंटरनेट वगैरह पे जाते होगे, किसी वेबसाइट को खोलते हो, तो भी बताता है कि हम इस तरीके के कुकीज वगैरह यूज करते हैं। तो ये संबंध में है कि आप अपनी प्राइवेसी को यहाँ पे बचा के रखो। ठीक है। जो चोरी होती है, साहित्यिक चोरी, उसे बचाना। उसके बाद बेस्ड ऑन द गिवन जियोग्राफिकल डिस्पेंशन ऑफ दैट डेटा ऑफ द पैसेज राइट द स्टेटमेंट दैट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द ईमेल। कौन कौन सी होती हैं? ये दो होती हैं बेसिकली, जो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां इजीली देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तो इसलिए हम इसे चलिए पढ़ ही लेते हैं एक बार। बेस्ड ऑन द गिवन जियोग्राफिकल चार्ट पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द एरिया ऑफ जीरो रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि दिए गए जियोग्राफिक चार्ट के आधार पे उस विकल्प को चुनो जो उत्तरदाताओं को शून्य प्रतिक्रिया के चयन को प्रतिबद्ध करता है। तो वो है नेवर यूजिंग द इंटरनेट फॉर वर्क, यानी कि काम के लिए कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। 8वां देखिए, इन द कार्टून, जो कार्टून दिया गया था उस कार्टून में द स्टूडेंट रिएक्शन रिवील्स दैट ही इज, जो रिएक्शन है उस कार्टून में बंदे का, लड़के का, वो क्या है? वो है इंडिजेंट। दैट मीन्स क्रोधित, गुस्से वाला। 9वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सब्सटेंड बाय इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ नंबर 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा राइट होगा। यहाँ पे राइट होगा हमारा ए वाला पार्ट। मोर देन, पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो अनुच्छेद 4 में दी गई जानकारी से सिद्ध नहीं होता। तो वो है मोर देन 50% respondents states enjoying both various visions of books and leisure reading। ये हो जाएगा। और उसके बाद सबसे आखिरी है, according to the 2018 survey which of the following option correctly display the feature of passage number for use in citation and content transfer between device perspective। that means कि उद्धरण में उपयोग की गई पृष्ठ संख्या और क्रमश उपकरण के बीच सामग्री का हस्तांतरण। तो देखेंगे आप यहाँ पे टेबल 1 2 3 ये दी हुई है। अब इस संबंध में जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए एंड बी, इस तरीके से हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर बी तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। सेक्शन नंबर ए भी हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, जिसमें आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे, इनको भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर जो बी था, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। अब रह गया है आपका लिटरेचर वाला पार्ट, सेक्शन नंबर सी। इसे करेंगे हम कल की वीडियो में। ठीक है। तो अगर आपको बेसिकली देखो क्या करना है कि वीडियो पहले तो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। ठीक है। और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब देखो यहाँ पे पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट 2 रहेगा जैसे ही बन जाएगा उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा आपको, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। एज यू कैन डाउनलोड यू कैन डाउनलोड। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई इजीली तरीके से। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हो जाता है हमारा कंप्लीट। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।